गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं के हिंदी का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, मेरी दादी, जिसकी लेखिका है मालती मिश्रा। मेरी दादी एक संस्मरण है, मतलब लेखिका जब वो बहुत बड़ी हो जाती हैं तब अपनी दादी को याद करते हुए उन्होंने ये कहानी लिखी है और दादी के साथ बिताए हुए पल उन्होंने इसमें बताए हैं। लेखिका जब गांव जाती थी तब अपनी दादी की किस तरह वो प्यारी बन जाती थी, उनके साथ रहना, खेलना, खाना सारा उनकी दादी के आसपास ही होता था काम। तो वो बहुत याद करती हैं और दादी को बहुत मिस करती हैं और इस तरह जब वो अपनी दादी को याद कर रही हैं और उन्होंने ये उनकी याद को एक संस्मरण के रूप में लिखा है, तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप अभी तो अपने दादा दादी के साथ रहते होंगे, तो वो आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ आप खेलते हो, बातचीत करते हो। तो ये जो प्यार होता है और जो उनके दादा दादी के अनुभव होते हैं, वो सारे अनुभव अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। यही सब चीज़ें याद करते हुए लेखिका ने ये कहानी लिखी है। चलिए आप लोग अपनी किताबें खोलेंगे और पेज नंबर 13 निकालेंगे। अब हम ये कहानी पढ़ते हैं। मेरे मानस पटल पर सर्वप्रथम जो पहली और प्रभावशाली छवि अंकित हुई वो मेरी दादी जी की थी। मैं अपनी दादी जी के साथ हमेशा नहीं रहती थी क्योंकि मेरे बाबूजी सरकारी नौकरी थी और इसलिए हमारा पूरा परिवार यानी मैं, तीनों छोटे भाई और माँ बाबूजी कानपुर में रहते थे। मेरे 2 चाचा चाची और उनके बच्चे, बाबूजी के चाचा चाची तथा उनके बच्चे, एक भरा पूरा कुनबा था। इसमें लेखिका बताती हैं कि वो किस तरह अपने पिताजी की सरकारी नौकरी के कारण कानपुर शहर में आ गई और उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा। गांव में उनके चाचा चाची थे, उनके पापा के भी चाचा चाची जो साथ में रहते थे और उनके सारे बच्चे थे। इस तरह एक पूरा कुनबा मतलब परिवार पूरा गांव में साथ में रहता था, लेकिन अब शहर में आने के कारण उन्हें सबको छोड़कर आना पड़ा। मेरी फिर भी एक दादी जी तो थी जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती थी। जब स्कूल की गर्मी की छुट्टियां होती तो हम सभी गांव में जाने के लिए इतने उतावले होते थे कि एक एक दिन काटना मुश्किल होता था। रोज बाबूजी से पूछते थे कि आपको छुट्टी कब मिलेगी। इसमें लेखिका बताती हैं कि वो शहर में तो आ गई थी लेकिन अपने गांव में अपने दादी को बहुत मिस करती थी और जैसे ही उनकी गर्मी की छुट्टियां लगती थी वो उतावली हो जाती थी। वो बहुत ज़्यादा उन्हें मन रहता था कि वो कब गांव में चली जाए, इसलिए वो अपने बाबूजी से, अपने पापा से उस गांव जाने की जिद करती थी और फिर वो अपने तीनों भाइयों मम्मी के साथ गांव आ जाती थी। चाची के लड़कों के लिए खिलौने, बाबूजी के चचेरे भाई यानी मेरे चाचा जो लगभग मेरी ही उम्र के थे, उनके लिए मैं अपनी किताबें ले जाती और हम कंचे भी इकट्ठे करके रखते थे कि गांव में खेलेंगे। जो भी हमारे छोटे मोटे खिलौने होते उन्हें भी सहेज कर रख लेते। कुछ ऐसी ही होती थी हम बच्चों के गांव जाने की तैयारी। हमें मतलब नहीं होता था कि माँ बाबूजी क्या लेकर जा रहे हैं और क्या नहीं, ये तो हमारी व्यक्तिगत तैयारी होती थी। लेखिका बताती हैं कि वो गांव जाने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेती थी। अपनी जो चाचा जो उनके हम उम्र थे तो उनके लिए वो अपनी कुछ नई नई किताबें, उनके जो खिलौने, छोटे मोटे खिलौने होते थे, जो कंचे, जो गोटियां होती है, वो सब संभाल कर रखती थी कि गांव में जाकर अपने चाचा के बच्चों के साथ खेलेंगी और उनके साथ अपने सारे खिलौने शेयर करेंगे। इसलिए वो सब चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखती थी और उनको मतलब नहीं होता था कि उनके मम्मी पापा जो हैं वो गांव में क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं, सबके लिए क्या लेकर जाएंगे। वो तो सिर्फ अपने खिलौने और अपनी सारी किताबें वगैरह सबके लिए लेकर जाती थी। गांव पहुंचते पर गांव के बाहर ही दादी जी खड़ी मिलती है, दुबली पतली छाती सी काया, कुछ 4.5 फुट लंबी, अभी अभी नहाकर आई होती थी तो गीले खुले बाल, साफ सुथरी धुली हुई सूती धोती पहने, सिर पर पल्ला डाले, उम्र के शायद चौथे पड़ाव में प्रवेश कर चुकने के बाद भी चेहरे पर झुर्रियों के बाद भी गोरा रंग इस प्रकार दमक रहा होता था
लेखिका बताती हैं कि उनकी दादी जी का पहनावा रंग रूप कैसा है। तो वो बताती हैं कि वो एक दुबली पतली सी 4 से 5 फीट लंबी होंगी उनकी दादी जी, और किस तरह उनकी छहरी सी बहुत दुबली पतली सी काया थी, बहुत ही फुर्तीली थी वो, और साफ सुथरी सूती धोती पहनती थी, बहुत ही साधारण सी रहती थी, लेकिन उसके बाद भी उसी साधारण सी पहनावे में भी वो बहुत ही सुंदर दिखती थी। गोरा सा रंग था, बहुत चमकती हुई काया थी, तो वो इतनी साधारण थी लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर दिखाई देती थी। उनकी इसी सुंदरता के कारण शायद उनके माता पिता ने उनका नाम कोयली अर्थात काया के बिल्कुल विपरीत कोयला रखा ताकि उन्हें किसी की नजर न लगे। उनकी इतनी सुंदर दादी थी कि उनके जब वो दादी जी छोटी होंगी तो उनके माता पिता ने भी उनको नजर न लगे इसलिए उनका नाम कोयली रखा था। उनके हाथ में पीतल के चमकते हुए लोटे में जल होता। वे पहले जल भरे लोटे से हमारे सिर से पैर तक बाढ़ती, फिर उस जल को जमीन पर डाल देती, तब कहीं हमें गांव में प्रवेश की अनुमति देती। घर पहुंचकर सब अपने अपने अनुसार काम, खेत, रिश्तेदारी का निर्वाह आदि में व्यस्त हो जाते थे और मैं व्यस्त हो जाती थी दादी जी के साथ। लेखिका बताती है कि किस तरह गांव पहुंचकर उनका स्वागत किया जाता है। आजकल कैसे स्वागत होता है, किसी को कोई भी आता है तो उसके हाथ में बुके दे देते हैं या हार फूल पहनाकर स्वागत करते हैं, लेकिन पहले गांव में जब भी कोई जाता था तो गांव के बाहर ही उस लोटे में जल लेकर उसके ऊपर से उसकी नजर उतार कर और फिर लोटे का पानी नीचे जमीन पर डाल देते थे। इस तरह स्वागत किया जाता था और फिर गांव में प्रवेश मिलता था, अनुमति मिलती मतलब प्रवेश मिलने का प्रवेश मिलता था। और सभी लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने मम्मी पापा जो थे वो रिश्तेदारों से बातचीत करने लग जाते थे, भाई थे वो अपने दोस्तों के साथ, अपने अन्य भाई बहनों के साथ में मिलना जुलना बढ़ा लेते थे, लेकिन जो लेखिका थी वो अपनी दादी के आगे पीछे घूमती रहती थी। जहां दादी वहीं में दादी जी खेतों में जाती तो मेरे साथ जाती, वे बगीचे में जाती तो मुझे ले जाती, और वे दूसरे गांव में जो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर होगा वहां गेहूं पिसवाने जाती तो भी मैं उनके साथ होती। किसी के घर, किसी की खुशी में, किसी के गम में, पूजा पाठ में, कहीं भी कभी भी वे अकेली नहीं जाती थी, और यदि जाना भी चाहती तो मैं जाने नहीं देती। यहाँ तक कि रात को भी मैं माँ के पास नहीं सोती, हम सब गांव में रहते, मैं दादी जी के पास ही सोती थी। लेखिका बताती है वो अपनी दादी से कितना प्यार करती थी। वो जब भी कहीं भी जाती थी तो दादी जी के साथ ही जाती थी। दादी जी अगर 1.5-2 किलोमीटर दूर गांव में गेहूं पिसवाने भी जाती थी तो लेखिका उनके साथ ही जाती थी। उन्हें दादी जी के पास रहना बहुत ही पसंद था। वो पूजा पाठ हो, चाहे किसी की खुशी में जाना हो, चाहे कोई दुख में बैठने जाना हो, वहां भी लेखिका उनके साथ साथ जाती थी। और रात में भी वो अपनी माँ के पास न सोकर दादी जी के पास सोती थी। जितने दिन वो गांव में रहती थी उतने दिन वो दादी जी के पास ही सोती थी, दादी जी के साथ ही रहती थी। हम जब गांव में रहते मैं दादी जी के पास ही सोती थी। हम कभी छत पर सोते तो किसी दूसरे गांव में बल्ब जलता दिखाई देता था। मैंने एक बार दादी से पूछा कि वहां पर लाइट कैसे जलती है, जबकि हमारे गाँव में तो लाइट नहीं है। दादी जी ने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया मुझे याद नहीं, पर एक बात जो उन्होंने बताई थी वो मुझे आज भी याद है कि बिजली वहां भी हर घर में नहीं जलती। जो बल्ब हमें दिखाई देता वह आटा चक्की पर जलने वाला बल्ब था। कुछ ऐसी ही बातें होती थी मेरे और दादी जी के बीच, और रोज एक नई कहानी सुनाते हुए धीरे धीरे मेरे बालों में हाथ फेरती रहती, और मैं कहानी सुनते हुए कब स्वप्न लोक की सैर पर निकल जाती मुझे पता ही नहीं चलता। मेरे बालों में उंगलियों का वो कोमल स्पर्श आज भी मुझे महसूस होता है। लेखिका बताती हैं कि दादी जी से उनकी किस तरह की बातें होती है। वो जब रात में छत पर सोने जाती थी तो उन्हें दूर बल्ब दिखाई देता था जलता हुआ, और वो पूछती थी कि हमारे गांव में तो लाइट नहीं है तो वहां कैसे बल्ब जल रहा है। और दादी जी तब उन्हें बताती थी कि वहां भी पूरे गांव में लाइट नहीं है, सिर्फ एक चक्की वाले घर में बल्ब जल रहा है और यहाँ पर किसी के यहाँ पर लाइट नहीं होती। और फिर दादी जी
उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी और उनके बालों में हाथ प्यार से हाथ फेरती, सहलाती थी, बालों को सहलाती थी और वो लेखिका कब स्वप्न लोक में मतलब सपनों में खो जाती थी, उनकी नींद लग जाती थी इतने प्यार से। जब दादी जी सुनाती थी कहानी सुनाते हुए तो वो नींद के आगोश में रह जाती थी और उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो कब सो गई और कब सुबह हो गई। और आज भी वो उस स्पर्श को, आज भी अपनी दादी जी के उस स्पर्श को वो बहुत ही महसूस करती हैं, बहुत ही प्यार से महसूस कर रही हैं। गाँव में कहीं नदी है, कहाँ तालाब है, हमारे कितने खेत है और कहाँ कहाँ है, ये मुझे दादी जी के ही कारण पता चला। मेरे बाबूजी 3 भाई हैं और पूरे परिवार में मैं अकेली लड़की। शायद यह वजह ही रही हो मेरी कानपुर में दादी के बिना कैसे रहूंगी। लेखिका बताती हैं कि उनके जो पिताजी हैं और उनके 3 भाई और हैं, ये सब हम एक साथ रह रहे थे और उन सब में मैं ही अकेली लड़की थी, किसी के यहाँ लड़की नहीं थी, इसलिए सारे ही लड़कों के बीच में मैं अकेली लड़की थी। इसलिए दादी जी का भी जो स्नेह था मुझे बहुत ज़्यादा मिलता था। जो भी कुछ मुझ पर टिप्पणी करता उसका पहला सवाल यही होता कि मैं कानपुर में दादी के बिना कैसे रहूँगी। दादी और लेखिका के बीच का प्यार देखकर सभी लोग यही पूछते थे कि जब ये कानपुर जाएगी तो ये अपनी दादी के बिना कैसे रहेगी। खैर छुट्टियां खत्म होती तो दादी हमें नमापुर से गांव के बाहर काफी दूर तक छोड़ने आती। जाते हुए मैं बार बार मुड़कर उन्हें तब तक देखती रहती जब तक दूर होते हुए वो मात्र एक छोटी सी परछाई में तब्दील नहीं हो जाती और फिर दादी जी की परछाई अपने साथ आई अन्य दूसरी परछाइयों के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो जाती। लेखिका बताती है कि जब हमारी छुट्टियां खत्म होने को होती तब हम जब वापस कानपुर आने की तैयारी करते तो दादी हमें गांव के बाहर तक छोड़ने आते, अन्य लोग भी साथ में आते और लेखिका उन्हें बस में से बहुत दूर तक मुड़ मुड़ कर देखा करती जब तक कि उनकी परछाई भी दिखना बंद न हो जाती। तो वो दादी को इतना प्यार करती कि वो उन्हें रोते रोते जब दादी विदा करती तो उन्हें दूर दूर मुड़ मुड़ कर देखती रहती थी। हर साल गर्मियाँ आती, स्कूल की छुट्टियाँ होती और फिर यही सिलसिला। मैं कुछ 9-10 साल की रही होंगी जब मंझले चाचा की जिद पर मेरे बाबूजी और दोनों चाचाओं के बीच बंटवारा हुआ था। लेखिका बताती हैं कि यह सिलसिला बहुत सालों तक चला कि हमारे स्कूल की छुट्टियां होती और छुट्टियों में हम कहीं और न घूमने जाते हुए अपने गांव दादी के पास आते थे। और वो बताती हैं कि जब वो 8-9 साल की थी तब उनके मंझले जो चाचा थे उन्होंने कहा कि वो अलग रहेंगे और फिर उनके पापा और चाचाओं के बीच में बंटवारा हो गया और इस बात से उनकी दादी को बहुत दुख हुआ। तब दादी जी को कितना दुख हुआ था मैं खुद इसकी साक्षी हूँ। दादी जी अपनी हमदर्द मान अपनी किसी सखी के घर जाती तो उनके साथ होती थी। उनकी तनावपूर्ण स्थिति के बारे में बात करते करते रो पड़ती थी। भले ही दादी जी की बातें उस समय मेरी समझ से परे थी परंतु उनकी आंखों में बहते आंसू मुझे भी रुला देते थे। लेखिका बताती है कि जब दादी जी को चाचा और पापा के बीच में बंटवारा हुआ तो इस बात से इतनी दुखी हुई कि जब भी वो अपनी सहेलियों के पास जाती थी, अपनी हम उम्र लोगों के पास जाती बैठती तो वो इस चीज का दुख व्यक्त करते हुए रो पड़ती थी और उन्हें दुखी देखकर लेखिका को भी बहुत रोना आता था। लेखिका उस समय उनकी बातें तो नहीं समझ पाती थी पर अपनी दादी को रोते हुए देखकर वो रोने लगती थी। मैं दादी जी की बाह पकड़े उनसे ऐसे चिपक कर बैठ जाती मानो मुझे भय हो कि वो मुझे छोड़कर कहीं चली ना जाए। मुझे रोती देख सभी यही कहते कि पूरे घर में सिर्फ इसे ही उनकी चिंता है। तब दादी कहती मैं उसकी जान हूँ और मेरी तकलीफ उसे स्वतः महसूस हो जाती है। लेखिका बताती हैं कि जब दादी रोती थी और वो भी रोती थी तब सभी लोग कहते थे कि देखो ये तुम्हें कितना प्यार करती है और दादी जी भी यही जवाब देती थी सभी को कि वो मेरी जान है और मैं उसकी जान हूँ और वो मेरी तकलीफ को पहले ही समझ जाती है कि मेरी दादी तकलीफ में है। बचपन से लेकर मेरी शादी और उसके बाद भी दादी जी से मेरा लगाव
कम नहीं हुआ, परंतु कभी कभी नियति के क्रूर चक्र में फंसकर घनिष्ठ आत्मीयता पर भी समय और दूरी की गर्त जम जाया करती है। अब लेखिका बताती है, बचपन से लेकर शादी तक दादी जी से वो मिलती जुलती रही, लेकिन शादी के बाद वो कितने भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, फिर उनसे थोड़ी दूरियां बन ही जाती है। धीरे धीरे वो दादी जी से मिलना जुलना कम होता गया और फिर दादी जी भी उनको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरी दादी वृद्धा हो चुकी थी और एक दिन नीले आसमान में चमकते तारों में उन्होंने भी अपना स्थान बना लिया और मुझे दुर्भाग्य यह रहा कि मेरे सिर में स्नेह से सहलाने वाली उंगलियां कब मुझसे छूट गई पता ही न चला। मेरी दादी सदा के लिए मुझे छोड़ गई, किंतु उनकी उंगलियों के कोमल स्पर्श का एहसास दुखद समाचार के साथ मुझसे 2 महीने बाद दूर हुआ। मतलब 2 महीने तक लेखिका को इस दुख का इतना ज्यादा असर रहा कि वो अपनी दादी को भूल ही नहीं पा रही थी। उनका जो स्पर्श था, जो प्यार से वो उनके लेखिका के सिर पर हाथ फेरती थी, उनके बालों को सहला करती, वो स्पर्श को वो आज भी नहीं भूल पा रही है। गांव पहुंचने पर लोटे के जल से नजर उतारकर स्वागत करने की परंपरा तो अब से सालों पहले समाप्त हो चुकी है, पर अब तो स्वागत करते हुए वो नजरें भी नहीं रही, जिससे मेरे लिए आशीर्वाद और हमेशा कुछ नया बनवा कर खिलाने की इच्छा नजर आती है। लेखिका अपनी दादी को याद करते हुए जब वो गांव अब जा रही हैं, तो उन्हें वो नजरें भी नहीं मिलती जो उन्हें बहुत प्यार करती हो। वो लोटे से जल उतारने वाली जो परंपरा है वो तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है और अब वैसा माहौल भी गांव में नहीं रहा है कि उन्हें सब बहुत प्यार करें, बहुत सारा आशीर्वाद दें या उनके लिए कोई चीजें बचा कर रखे जो दादी जी हमेशा उन्हें बचा कर रखती थी। सीताफल रखती थी, उसका हलवा बनाकर खिलाती थी, तो अब ये सब चीजों को वो बहुत मिस कर रही हैं। धन्यवाद।